हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर एक नया टॉपिक से स्टार्ट होता है जिसका नाम होने वाला है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्लास 10 का सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, 5th चैप्टर है। अगर आप लोग अपने स्कूल एग्जामिनेशन के अपेयर होंगे या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं, टैब में देख रहे हैं, किसी भी चीज में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिंपल सा आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। जो इस टॉपिक में बताऊंगा अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। उसके बाद एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया गया है, वहां से आप लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी आपको अभी क्या करना है, सिंपल सा पूरा लेक्चर को देखना है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अलग अलग दोस्तों के पास। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू असेस डेमोक्रेसी आउटकम। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब क्लास 9th में थे तो उस समय आप लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग डायलेमा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी एक साइड आप लोगों का है। अब इसमें अलग अलग आप लोगों का डायलेमा क्या है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग विचारधारा होता है। आई बात समझ में, अलग अलग लोगों का अलग अलग डायलेमा होता है। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अगर अच्छे तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करें तो वी कैन अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी वैल्यू बाय कंपेयरिंग इट विथ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें मैंने हिंदी में भी लिख करके समझाया है, क्यों समझाया है वो भी आप समझिए। लोकतंत्र को व्यापक रूप से शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है और इसलिए नहीं कि यह परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि यह आमतौर पर अधिकवाद, तानाशाही या निरंकुश राजशाही जैसे वैकल्पिक प्रणालियों से बेहतर है। अब मैंने हिंदी में आप लोगों को क्या समझाया, इंग्लिश में भी समझा सकता था, लेकिन 3 वर्ड आप लोगों को याद रखना है भाई। 3 वर्ड क्या मैंने बताया, ये आप लोगों को राजाशाही यानी मोनार्ची या फिर आप लोगों का यहाँ पे तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप से बचा के रखती है। अगर आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए बेहतर है तो आपका गुड डिसीजन है, क्योंकि डेमोक्रेसी जिस कंट्री में है वो भले ही ज्यादा डेवलप ना करे लेकिन हर एक पीपल्स के बीच में इक्वली रिप्रेजेंटेशन है, इक्वली सभी लोग डिवाइड हैं। कोई भी यहाँ पे डाइवर्सिटी तो है बट सभी में यूनिटी है। सभी लोग अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाते हैं और अच्छे तरीके से अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाते हैं। हर एक इक्वल सिटीजन यहाँ पे मौजूद है जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है। बट यहाँ पे आप लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी है या फिर यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, हमने यहाँ पे कई वर्षों में देखा कि यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप वाले कंट्री हैं वो ज्यादा बेहतर हैं डेमोक्रेसी से। अब डेमोक्रेसी से वो ज्यादा बेहतर क्यों है, क्या यहाँ पे अच्छे तरीके से उनका इकोनॉमिक इतना जीडीपी क्यों बेहतर हो गया है और हमारा जीडीपी इतना कम क्यों है। तो यहाँ पे ये थोड़ी ना देखना होगा भैया कि आप लोगों का यहाँ पे जो कंट्री है अगर वो डिक्टेटरशिप वाला है, अगर उसका यहाँ पे ज्यादा चला गया है जीडीपी और डेमोक्रेसी का कम जीडीपी रह गया, तो ये हम थोड़ी ना एज्यूम कर लेंगे कि आप लोगों का कम है तो हम डिक्टेटरशिप को अपना लेते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम इक्वल रह पाएंगे क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन रह पाएगा, क्या हमको मौका मिल पाएगा कि हम उस क्षेत्र में जाकर के कुछ काम कर पाए। सब उसका मन रहेगा डिक्टेटरशिप का। तो हमको बेसिक आउटकम छोड़ करके नहीं जाना है, हमको आउटकम के साथ रहना होगा, तभी डेमोक्रेसी का वैल्यू अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है। और वैसे भी ये हवा बनाया नहीं है कि डेमोक्रेसी अगर उसका जीडीपी कम है तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप का ज्यादा है, बस 2-4% ज्यादा है, उससे नहीं, क्योंकि वो अपना मन का सोचता है। लेकिन डेमोक्रेसी में सबको लेके साथ चलना होता है, इक्वली सबको रिप्रेजेंटेशन देना होता है। आई बात समझ में। तो ये मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ये याद रखिए, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी कई लाख गुना बेहतर है। और हमारा अगर प्रिंसिपल व्यू से देखें, ये स्टेटमेंट सही होगा कि डेमोक्रेसी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंट्री को चलाने के लिए। मोनार्ची सिस्टम को हटा दो या फिर आप लोगों का ऑटोक्रेसी रूल को हटा दो या फिर आप लोगों के सामने है डिक्टेटरशिप रूल को हटा दो, तब ना डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चल पाएगा कोई भी कंट्री में और उसका पीपल इक्वली स्टैंडर्ड लिव अपना जी पाएगा। ये बात आप लोग याद रखिए। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग विचारधारा है डेमोक्रेसी के प्रति, जो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी में ही, इसमें हम देखते हैं व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी जो है वो क्यों बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट से। अब सबसे पहले देखिए, ये जो है प्रमोट करता है इक्वली सिटीजन्स के बीच में
ठीक है, हर एक सिटीजन को ये इक्वली प्रमोट करता है। फिर ये इनहेंस देखते हैं हम इसमें डिग्निटी को इंडिविजुअल के तौर पे। फिर देखते हैं कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है डेमोक्रेसी। और ये प्रोवाइड करता है मेथड, ताकि कोई भी आप लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट हो वो रिजॉल्व हो सके। और इसमें हम देखते हैं कि ये अलाउ करता है रूम वगैरह को, जैसे कि करेक्ट मिस्टेक को। तो डेमोक्रेसी हमारे कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी अगर नहीं रहेगा तो उसका काफी ज्यादा नुकसान हम लोगों के लिए होगा, क्योंकि जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, अगर वहां पे डिक्टेटरशिप है तो आपको डिक्टेटरशिप के तहत ही रहना होगा, ना कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या स्पेशली आपको बताया गया इस चैप्टर में, प्रमोट इक्वली अमंग सिटीजन, यानी सबको इक्वली आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। आप कुछ भी इक्वली तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखते हैं, इससे जो पहला चैप्टर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट होता है वो मेजोरिटी को ज्यादा सपोर्ट करता है, माइनॉरिटी को कम कर देता है। इसलिए देखने को मिलता है सिविल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिस प्रकार से हमने श्रीलंका वाले केस में पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को, पावर शेयरिंग में। तो ये बात हमेशा याद रखो भाई, इतना आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोगों के लिए डेमोक्रेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वली सबको क्या करता है, प्रमोट करता है, हर एक सिटीजन को। किसी को भी, कोई माइनॉरिटी में है उसको भी करेगा, मेजोरिटी वाले को भी करेगा, किसी का कास्टलिज्म बेस पे है उसको भी करेगा, किसी का यहाँ पे जेंडर है उसके बेस पे भी करेगा, कोई यहाँ पे व्हाइट है ब्लैक है उसके बेस पे भी करेगा, हर एक बेस पे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डायलेमा है। अब इसी में देखते हैं, कोई व्यक्ति कहेगा कि डेमोक्रेसी जो है ये बेहतर है प्रिंसिपल्स में, लेकिन कोई कहेगा कि आप लोगों का अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये यहाँ पे नहीं है बेहतर। अब हम लोग समझेंगे कि पीपल्स का ऐसा क्यों सोचना है, इनका अलग अलग डायलेमा क्या है। इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा कि अलग अलग लोगों जो है, अगर यहाँ पे उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो डायरेक्ट ब्लेम लगाते हैं डेमोक्रेसी को, और डेमोक्रेसी के तहत जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गवर्नमेंट आता है उसको लगाते हैं उसमें ब्लेम, कि इस गवर्नमेंट के द्वारा हमारे साथ ऐसा किया गया। अपना गलती नहीं देखते हैं, गवर्नमेंट पे या डेमोक्रेसी पे यहाँ पे लगाते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों का अलग अलग डायलेमा बना हुआ है, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचारधारा बना हुआ है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का अकाउंटेबल यानी क्या होता है, जैसे कि एवरी डेमोक्रेसी एंश्योर सम बेसिक एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी हर एक डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक एक्सपेक्टेड आउटकम मानता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्पेशली इंडिया में, अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो हमको अकाउंटेबल देखने को मिलता है, अकाउंटेबल देखने को मिलता है, हमको रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है, लेजिटिमेट देखने को मिलता है, यानी जवाबदेही, जिम्मेदार और भरोसेमंद, ये तीनों हमको देखने को मिलता है। इन्हीं को हम पढ़ते हैं। क्या ये हमको इंडिया लेवल पे देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पे कोई घटना घट जाता है पूरा भारत में, तो यहाँ पे सरकार को जिम्मेदारी देना होगा उस डेमोक्रेसी के अंतर्गत कि वहां पे क्यों ऐसा हुआ, और वहां पे जो भी आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सभी बातों को पूरा भारतीय को बताना होगा, स्पेशली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में होता है तो। इसलिए हमको देखने को मिलता है कि अकाउंटेबल यानी जवाब देना होगा, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी लेना होगा, और भरोसेमंद लेना होगा। अब हम लोग डेमोक्रेसी के ही तहत कोई भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने पॉलिटिकल पार्टी में देखा भाई, तो ये बात तो हमने देखा ना, उसके अंदर कोई भरोसा था तब ना हम उसको वोट दिए हैं। अगर उसके वो अगर जिम्मेदार था तो ना उसको वोट दिए हैं, अगर वो जवाब देता है तो ना उसको वोट दिए हैं। तो डेमोक्रेसी में ये तीनों चीज अच्छे तरीके से आप लोगों का मेंटेन होना चाहिए। हर एक डेमोक्रेसी चाहता है, हर एक डेमोक्रेसी ये इंश्योर करता है कि उसका जो बेसिक आउटकम है वो फुलफिल हो। आई बात समझ में? उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि हाउ डेमोक्रेसी अकाउंटेबल। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसमें डेमोक्रेसी इज ए आउटकम एज अ पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न एंड मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। अब इसमें देखते हैं डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल है, जैसे कि जो भी हम लोग पीपल्स हैं, आम आदमी जो हैं, वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। उसके बाद फिर जो गवर्न होता है वो डिसीजन को मेक करता है ऑन दी बिहाफ पे। अब जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर जो है वो डेमोक्रेसी को यहाँ पे चलाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने उसको रिप्रेजेंट करके बुलाया है। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग देख सकते हैं, पीपल नाउ वेदर इलेक्टेड representative are working well become
डेमोक्रेसी इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में हमको ट्रांसपेरेंसी हद तक देखने को मिलती है, ठीक है। किसी के साथ किसी प्रकार का जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्टिज्म के बेस पे कोई भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, तब डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चल पाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसके बाद फिर वो अपना बड़ा पार्टी बना सकता है, देश को ज्यादा तरक्की करवा सकता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि हमेशा डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बरकती रहना चाहिए, कि एक पार्टी आ गया, एक पार्टी का रूल हमेशा रहेगा, एक ना एक दिन सबको जाना होता है। कोई भी पार्टी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी रूल करने लगे तो ये बात समझ लो। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती हुई है ना, इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में कि भैया जो ये डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। अब ये आप लोगों का एक राइट होता है, इसका मीन्स होता है एग्जामिन एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी ये एग्जामिनेशंस करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं डिसीजन मेकिंग में। आई बात समझ में? नहीं आई होगी, इससे समझो। पहले में इसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक देखते हैं। अब डेमोक्रेटिक में देखते हैं कि लेस इफेक्टिव ये होता है, अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है, पीपल को ये आंसर देता है और स्लो डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक यानी वही हो गया आप लोगों का डिक्टेटरशिप, मोनार्ची सिस्टम आप कह सकते हैं, या डिक्टेटरशिप तानाशाही कह सकते हैं। इसमें आप लोगों का क्विक तरीके से डिसीजन मेकिंग करता है, क्विक एंड इफेक्टिव तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगा और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करेगा। यानी इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर रहता है। जैसे कि कोई यहाँ पे एक राजा आ गया, ठीक है, किंग आ गया, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों का मतलब डिक्टेटरशिप आ गया। तो डिक्टेटरशिप के अंतर्गत जो यहाँ पे उसका सुप्रीम लीडर होगा, जो वो कहेगा उसका अंत यहाँ पे डिसीजन मेकिंग उसका होगा। यानी कि जवाबदेही, जिम्मेदार और भरोसेमंद, ये आप लोग याद रखिए। तो इसी बेस पे आप लोगों का बताया गया है कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव होता है, अकाउंटेबल होता है, लेकिन आंसर देता है सभी पीपल को, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। और स्लो डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि यहाँ पे स्लो तरीके से आप लोगों का अलग अलग लोगों का विचार लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही सही है अपने मन से। अलग अलग लोगों को बैठा करके अलग अलग लोगों से विचार लिया जाता है, उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग पॉलिसी तैयार किया जाता है हर एक लोगों का सिग्नेचर के रूप में। तो ये सही मायने में आप लोगों का रिफॉर्म है। अब आपसे क्वेश्चन मेरा रहेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आप चूज करोगे कि नॉन डेमोक्रेटिक को? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यूज करोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको यही पूछ दिया जाए, अगर आपसे यहाँ पे यही पूछ दिया जाए कि भाई डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नीचे जा रहा है, और नॉन डेमोक्रेटिक जो है उसका जीडीपी जो है ये आप लोगों का हाई जा रहा है, तो आप किसको रेफर करोगे? आप यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक में चल जाओगे क्या? नहीं। नॉन डेमोक्रेटिक में अगर आप चले जाते हो एज द जीडीपी के बेस पे, तो क्या यहाँ पे ये जो नॉन डेमोक्रेटिक है ये आपका अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर रहा है? उसके बाद रिस्पॉन्सिबल है क्या? जब आप दे ही दे रहा है, कोई रिप्लाई दे रहा है, आपके बारे में सोच रहा है? कुछ भी नहीं। अब इस बेस पे 2-4% अगर इसका डीजीपी हाई भी हो जाता है, आई मीन जीडीपी, तो आप इसके अंतर्गत नहीं जाएंगे, आप हमेशा इसके अंतर्गत ही रहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके बारे में सोचता है, आपको इक्वली प्रमोट करता है। आप जो चाहेंगे इसके अंतर्गत करेंगे, इसके अंतर्गत नहीं। इसमें तो एक आप लोगों का डिक्टेटरशिप होगा, जो कहेगा वो हर एक जनता को करना होगा। आई बात समझ में? तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा भाई। इसी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसका जीडीपी क्यों हाई चला जाता है, इसका 2-4% कम क्यों रहता है, इससे क्या इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल है। अब सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू पीपल नीड एंड डिमांड। यानी कि देखिए सिंपल सा मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में पूछा गया है, इसको याद रखना। डेमोक्रेसी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये जो है ना, इसमें जो गवर्नमेंट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? पीपल्स के लिए। पीपल का जो भी आप लोगों का नीड्स होता है या डिमांड होता है उसको यहाँ पे फुलफिल करती है। जैसे कि रेगुलर हम देखते हैं फी के बारे में, फेयर के बारे में इलेक्शन होता है, रेगुलर आप लोगों का फी एंड फेयर इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये जो पीपल्स हैं उनका नीड्स और डिमांड को अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाती है। इसमें कुछ आप लोगों का कैरेक्टर्स होता है जिसको आपको याद रखना है। इसी में देखते हैं कि रेगुलरली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, कोई व्यक्ति जाकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने मन से।
ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वही करना है, नहीं भाई। अगर मेरा मन है इलेक्शन में खड़ा होने का, मैं सिस्टम में घुस करके चेंज करने का ताकत रखता हूं, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। यही तो डेमोक्रेसी का फायदा है, इसीलिए तो रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन हमारे देश में होता है। तो डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, ना कि नॉन डेमोक्रेटिक यानी डिक्टेटरशिप। उसी प्रकार से ओपन एंड पब्लिक डिबेट इसमें हम कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सरकार के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी फ्रीडम के बारे में बोल सकते हैं। फ्रीडम टू स्पीच हमारा है, इक्वल सिटीजन हम हैं, हमारे पास संविधान बना हुआ है, हमारे पास लोकतंत्र है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसके बदौलत? डेमोक्रेसी के बदौलत, क्योंकि ये अपने पीपल्स को फ्री एंड फेयर रखता है। अपने पीपल को नीड और यहाँ पे जो भी डिमांड होता है उसको प्रोवाइड करता है, चाहे वो आप लोगों का फ्री टू इलेक्शन हो, फ्री फेयर इलेक्शन हो, या ओपन डिबेट पब्लिक में हो, या राइट टू इंफॉर्मेशन हो गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर आप लोगों का फंक्शनिंग हो, यानी कि कोई भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सब डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप किस में जाना चाहेंगे? डेमोक्रेसी में जाना चाहेंगे। तो यही मैंने शुरुआत में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि भाई हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी को ज्यादा रेफर करेंगे, ना कि नॉन डेमोक्रेटिक को। इसमें ये सभी आप लोगों के एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप लोगों को लिखना होगा अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ये हमेशा इंश्योर करती है कि हमारा जो पीपल है वो उसका डिमांड फुलफिल हो, उसका नीड फुलफिल हो, और वो इक्वल हमेशा बना रहे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। अभी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है हाउ डेमोक्रेसी इज लेजिटिमेट। डेमोक्रेसी कैसे आप लोगों का लेजिटिमेट है, यानी भरोसेमंद है। अब जैसे डेमोक्रेसी जो है वो लेजिटिमेट है क्योंकि ये आप लोगों का जेन्युइन ट्रस्ट वर्थी पीपल्स होते हैं। अब यहाँ पे रेगुलर इसमें इलेक्शन होता है, इसमें अलाउ किया जाता है कि पीपल के पास चॉइस होता है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे करके बना सकता है। अब यहाँ पे इंडिया में आपका यहाँ पे चॉइस होता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे करके जिता सकते हैं, ठीक है, वो तो आपका चॉइस है ना। और आप नॉन डेमोक्रेटिक में देखते हैं कि वो भरोसेमंद नहीं है, वो लेजिटिमेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिक्टेटर होगा वो एक ही होगा, और अगर वो वोट करवाता है, जैसे कि चाइना वाले केस में देखते थे, चाइना वाले अपने आप को कहता है कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ, ठीक है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक तो है नहीं। वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा लीडर खड़ा होता है, तो उसी को सभी लोग वोट देते हैं, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव चॉइस करते हैं। बट हम लोग देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि डेमोक्रेसी जो है प्रोवाइड करता है कि भैया यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं, अपने मन से। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये जो होता है आप लोगों का सेटिस्फाई होता है एवरीवन के लिए, और स्लो डेमोक्रेसी जो है वो लेजिटिमेट फॉर्म होता है गवर्नमेंट में, और ये कोई भी पीपल चूज करते हैं गवर्नमेंट को। और अगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को डेमोक्रेसी के बीच पे बताया था, अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन फ्रॉम द डेमोक्रेसी, हम इसमें एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि इसमें गुड गवर्नेंस हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो क्या गुड गवर्नेंस होती है या इकोनॉमिक गवर्नमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है? सो देखते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो ये कंट्री जो है ये आप लोगों का इंफ्लुएंस्ड होती है बाय मेजर फैक्टर सच एज आप लोगों का कंट्री पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल कंडीशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन और नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। तो ये सब आप लोगों का कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप लोगों को याद रखना होगा, यानी कि कुछ आप लोगों का मेजर फैक्टर है जिसके तहत इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है एक कंट्री का, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का। यानी कि उस बेस पे होता है कि एक कंट्री का पॉपुलेशन कैसा हो, पॉपुलेशन साइज कैसा हो, ग्लोबल उसका कंडीशन कैसा हो, ग्लोबल के बीच में कैसा रिश्ता बना हुआ है, इंटरनेशनल कॉपरेशन उसका कैसा हो, नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज कैसा हो। जैसे कि हम लोगों ने यूएनडीपी में देखा था ना इकोनॉमिक वाले चैप्टर में, कि उसमें हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा हेल्थ कैसा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, हमारे के पास एजुकेशन कैसा है। तो वो सभी चीजें डायलेमा होती है जिसके बेस पे ये इंश्योर किया जाता है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी एक डेमोक्रेटिक कंट्री किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे लेजिटिमेट हो सकती है, किस प्रकार से आप लोगों का इकोनॉमिक उसका डेवलपमेंट हो सकता है। आई बात समझ में?
के बाद फिर हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज और आप लोगों का पॉवर्टी। अब इसमें इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है ना, ये आप लोगों का इकोनॉमिकली देखें तो ये इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ये पॉलिटिकली इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा और इक्वल वोट होगा। जैसे कि हम लोग पॉलिटिकली देखें तो इसमें बोला जाता है ना, वन मैन, उसके बाद फिर देखते हैं वन वोट और उसके बाद फिर वन यहाँ पे वैल्यू। बट यहाँ पे इसमें यह भी इंश्योर किया जाता है कि हर एक व्यक्ति का इक्वल वोट होगा। अगर कोई यहाँ पे फार्मर है तो उसका भी इक्वल वोट होगा, कोई यहाँ पे मेल है तो उसका भी वोट होगा, फीमेल है उसका भी, पुअर है उसका भी, और गरीब है या अमीर है उनका भी। सब लाइन में आकर के खड़ा होकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे। इतना बात समझ में आया ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इकोनॉमिकली कोई भी इक्वालिटी नहीं मिला जाता है डेमोक्रेसी से, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंटली जो है वो बरकती होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके बाद इक्वल वोट सबका होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति अमीर नहीं होता है, वो अपने दम पे अमीर बनता है। अगर आपको अमीर बनना है, इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए, तो आप पढ़िए लिखिए, कोई बड़ा पोस्ट हासिल कीजिए या फिर आप बिजनेसमैन जा करके बनिए। अगर आपको पैसा कमाना ही है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना ही है, तो आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे बिजनेस करेंगे। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी का ये काम नहीं है कि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक बेस पे भी पूरे भारतीय समान पे, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो हर एक पीपल के बीच में आपको इक्वल बना दिया जाए या फिर आपको इकोनॉमिक बेस पे यानी अमीर बना दिया जाए। हर एक व्यक्ति अमीर होता है, हर एक व्यक्ति गरीब होता है, इस प्रकार का सिचुएशन है। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी का कहना है कि भाई हम ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे और इक्वल वोट सभी को देंगे, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हर एक चीज। उसके बाद फिर देखते हैं, डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल बट नॉट इकोनॉमिक इक्वालिटी लीडिंग टू अ फ्यू बिकम अल्ट्रा रिच और वेल द मेजोरिटी स्ट्रगल विथ लिटिल। यानी ये आपको ये इंश्योर तो करता है मतलब डेमोक्रेसी कि आपको पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलेगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगा, बट हम यहाँ पे आपको अल्ट्रा रिच नहीं बना सकते हैं। आप खुद अल्ट्रा रिच बनेंगे अपने दम पे। आई बात समझ में। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दी पुअर स्ट्रगल ऑफ फुलफिल देयर बेसिक नीड, they form a large proportion of the population giving them significant voting power। अब यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा जो पुअर पीपल होते हैं ना, वो ज्यादा पुअर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का पॉपुलेशन उनका काफी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन है तो पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए उनके पास काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है और वोटिंग पावर होता है। ड्यूरिंग इलेक्शन पार्टी fearlessing votes so they promise to end poverty but fail to act after winning। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा अगर सोशली बात करें तो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं इंडिया लेवल पे। अब यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारे अपना स्ट्रगल करके पेट भरते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं उन लोगों के द्वारा इनकम टैक्स को बचाया जाता है, या फिर अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे घुसखोर आदमी बैठे हुए हैं उन लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से आप लोगों का बैठा हुआ है, जिसके कारण से ब्लैक मनी काफी ज्यादा वो लोग दबा के रखे हैं। और इसलिए इंडिया हमारा गरीब होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इस कारण से इकोनॉमिक बेस पे देखें तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में ये नहीं कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर नहीं देगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी देंगे, ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे, पर हम इकोनॉमिक आप लोगों का नहीं देंगे। इकोनॉमिक इनकम आपको इंक्रीज करना होगा। लेकिन यहाँ पे जब वोटिंग आता है ना, तो जो यहाँ पे इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो खड़ा होते हैं, वो लोग आएंगे, उसके बाद बोलेंगे गरीब लोगों के पास, क्योंकि गरीब लोग का ज्यादा मेजोरिटी होता है। गरीब लोगों को कहा जाता है कि हम पॉवर्टी खत्म कर देंगे, लेकिन वही दम पर जब वो जीत जाते हैं तो गरीब लोगों को यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि वो जीत जाते हैं, उनसे ये हो नहीं पाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो कई बड़ा बड़ा भाषण दिया जाता है अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा ठगने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये स्ट्रगल तो देख लिया भाई कि वी एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू बीइंग इकोनॉमिक इक्वालिटी बट इट रिमेन अनबिलीवेबल।
अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी क्या है। अब यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी में देखता है कि वेरियस सोशल ग्रुप हैं सोसाइटी के। अब इसमें हमको देखने को मिलता है जेंडर के बेस पे अलग है, रिलीजन के बेस पे अलग है, कास्ट के बीच पे अलग है। जेंडर यहाँ पे किसी का मेल है तो किसी का फीमेल है, रिलीजन किसी का बेस है, कोई हिंदुइज्म है, कोई यहाँ पे सिखिज्म है या फिर बुद्धिज्म है। उसके बाद फिर आप लोगों का इस्लामिज्म है या फिर क्रिश्चियनिटी है। फिर यहाँ पे कास्ट के बेस पे अलग अलग देखने लगता है, कोई यहाँ पे पुअर है, कोई यहाँ पे अमीर है, कोई गरीब है। डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन, जैसे कि इसमें देखते हैं कि वी एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू क्रिएट ए हार्मोन सोशल लाइफ वेयर पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड लिव टुगेदर पीसफुली एंड हैप्पीली। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ये इंश्योर किया जाता है हार्मोनली, जो भी सोशल लाइफ के पीपल्स हैं या फिर जिनका कोई भी बैकग्राउंड हो वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, हैप्पी रहें। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना ये आप लोगों का एकोमोडेट होता है, ये हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप लोग देख सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में क्या है, डेमोक्रेटिक के बीच में क्या है, वो आप लोगों का यूनिटी को बरतती है। और यहाँ पे अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक देखते हैं ना तो इसमें जो आप लोगों का डेमोक्रेसी है ये नहीं होता है नॉन डेमोक्रेटिक में, क्योंकि डेमोक्रेटिक में काफी ज्यादा आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। वहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से शासन किया जाता है। तो हम लोग हमेशा डेमोक्रेसी को रेफर करेंगे ना कि नॉन डेमोक्रेटिक को। नॉन डेमोक्रेटिक आप लोगों का अलग ही तरीका का क्राइटेरिया है, वहां पे आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन इसमें आप बोल सकते हो। इस पे आप लोगों का हिम्मत होता है बोलने का, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वल आप लोगों को पावर देती है बोलने की, एकोमोडेट होती है इसलिए। उसके बाद एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी देखते हैं। अब यहाँ पे एकोमोडेशन सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, नॉन डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है। 1 मार्क का एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको याद रखना। अब इसमें 2 कंडीशन इसमें डेमोक्रेसी कंसीडर करता है एकोमोडेटिव के लिए। सबसे पहले मेजोरिटी वर्क टुगेदर विथ द माइनॉरिटी इंश्योर इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन। अब इसमें आप लोगों का ये इंश्योर करता है कि भाई मेजोरिटी वाले जो है ना, ये बात सही है कि मेजोरिटी जो है उन्हीं का गवर्नमेंट फॉर्म होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेजोरिटी वाले सताने लगे माइनॉरिटी वाले को। मेजोरिटी जब जीत जाए अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लें तो उनका भी हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाना होगा, तब ना अच्छे तरीके से एकोमोडेट हो पाएगा, तब ना अच्छे तरीके से जो ये देश है वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। सबको साथ में लेके चलना होगा, मेजोरिटी को माइनॉरिटी को साथ लेके चलना होगा, कहीं पे डाइवर्सिटी नहीं फैलाना होगा। हर एक लोग अपना हाथ यहाँ पे पकड़ करके आगे बढ़ेंगे तब जीडीपी में इंक्रीजमेंट आएगा। आई बात समझ में? इसलिए ये कंडीशन पहला होता है। गवर्नमेंट्स भी और कॉर्पोरेशन भी इस बात को ध्यान में रखती है। डेमोक्रेसी मीन रूल द मेजोरिटी नॉट द मेजोरिटी, hence it should not be dominated by majority community। इसमें यही बात मैंने बताया कि डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी जहाँ पे है उसी का गवर्नमेंट फॉर्म होगा, बात सही है। लेकिन जो माइनॉरिटी में आ जाते हैं उस पे वो डोमिनेट नहीं करने लगे। मेजोरिटी वाले जो है माइनॉरिटी को भी साथ में लेके चलेंगे, तभी एक देश का विकास हो पाएगा, अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी चल पाएगा कम्युनिटी के बीच में। उसके बाद फिर एक और आप लोगों का सिटीजन के बीच में फ्रीडम आ जाता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट फिर भी आप लोग देख लीजिए। नो वन फ्रॉम गवर्नमेंट प्रमोट इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम बेटर देन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वही आप लोगों का डिग्निटी को बेहतर कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, ना कि गवर्नमेंट के बेस पे। फिर डेमोक्रेसी हाईली रिकॉग्नाइज्ड फॉर अपलोडिंग रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाएंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा भाई कि नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के बीच में क्या है, या फिर हम लोग क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से, सोशल डाइवर्सिटी के बीच में, सोशल लाइफ के बीच में, ठीक है, पुअर पीपल के बीच में, अमीर लोगों के बीच में, मेजोरिटी के बीच में, माइनॉरिटी के बीच में। आई बात समझ में? लास्ट टॉपिक आप लोगों का आ जाता है मेल डोमिनेटेड। अब मेल डोमिनेटेड में इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के बेस पे देखें, हिस्टोरिकली देखने को मिलता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो होता है वो काफी ज्यादा है। शुरुआत से मेल जो है वो सोसाइटी पे रहे, महिलाओं को कुछ स्थिति समझे नहीं है। हिस्ट्री में भी हमने देखा भाई कि यहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं जिनके द्वारा सिगरेटरी तौर पे पढ़ा जाता है, सिगरेटरी तौर पे पढ़ा जाता है, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। मुसलमानों में कहा जाता था कि अगर महिला पढ़ लिख जाती है तो वो करप्ट हो जाएगी। हिंदुओं में कहा जाता था महिलाएं अगर पढ़ लिख जाएगी तो वो विधवा हो जाएगी। इस प्रकार का प्रथा चलाया जा रहा था। तो महिलाओं को सोशली पॉलिटिकली दबा के हमेशा रखा गया है शुरुआती से। तो इसी में हम मेल डोमिनेटेड देखते हैं सोसाइटी को। और वुमेन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हैं इक्वालिटी के लिए, रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, और स्टिल फेस डिस्पेक्ट टुगेदर।
लेकिन आज जब आप लोगों का डेमोक्रेसी आया है तो महिलाओं का स्थिति काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। स्पेशली रूरल बैकग्राउंड में देखते हैं महिलाओं के साथ सोशल डाइवर्सिटी, डोमेस्टिक वायलेंस का वो सामना करती हैं। आई बात समझ में। लेकिन हमको हमेशा ये इंश्योर करना होता है भाई कि अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी हमारा नीड्स को और ऑर्डर को फुलफिल करता है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेसी लेता है, इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में। आई बात समझ में। तो अब आप लोग ये मत कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड है। मेल डोमिनेटेड अब नहीं रहा, क्योंकि महिलाएं जो चाहेंगी वो अब करेंगी। अब इसमें हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी अलाउ वुमेन टू फाइट फॉर देयर राइट। महिलाएं हैं, मतलब डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है वो अलाउ करती है कि महिलाएं जो है वो फाइट करें इनकी राइट के लिए। अनलाइक देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इवन दिस इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट भी है मानते हैं। और डिसएडवांटेज कास्ट के बेस पे हमको डेमोक्रेसी, देखिए स्पेशली इंडिया में ना काफी ज्यादा कास्टलिज्म फैला के रखा गया है। मैंने पहले भी लेक्चर में आप लोगों को बताया कास्टलिज्म को हटाया जा सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी हैं रीजनल बेस पे, सेंट्रल बेस पे, उनको रिलीजन से फुर्सत नहीं मिलता है या फिर कास्ट के बेस पे फुर्सत नहीं मिलता है पॉलिटिक्स करने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी में पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेहतर है या फिर नहीं है। तो कास्टलिज्म तो इंडिया के लिए स्पेशली बेहतर नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि जो भी कास्ट के बेस पे डिसएडवांटेज देखने को मिलता है तो इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होते हैं सबके साथ वो यहाँ पे इंश्योर किया जाए, सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। डेमोक्रेसी ये इंश्योर करता है और उस बेस पे सभी को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है, SC ST OBC EWS PWD सबको। उसके बाद फिर डेमोक्रेसी जो है ये इनकरेज सिटीजन टू फाइट देयर राइट, प्रोटेस्ट डिग्निटी एंड फ्रीडम बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिया मेल डोमिनेटेड के बारे में, वुमेन के बारे में, याद रखिएगा इस सबको। आज का लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरा बस यही प्रयास रहेगा आप लोगों से कि ये टोटल अगर आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा तो आपको बस ये करना होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, कोई भी टॉपिक पढ़ना है मैथ का, साइंस का या फिर आप लोगों का SST का, तो आप लोगों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। बाकी अगर इसका नोट्स चाहिए होगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग इजिली एक्सेस कर सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे